लीलावती देवी महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न पत्र द्वितीय, जिसका नाम है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, जिसमें पहले आप 2 अध्याय तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 3, भौतिक संसाधनों का प्रबंधन। विद्यालय निसंदेह एक विद्या मंदिर है, अतः हमें ऐसा वातावरण चाहिए जिसमें छात्रों का शारीरिक एवं मानसिक विकास हो सके। विद्यालय ऐसा होना चाहिए जो छात्रों को सहसा अपनी ओर आकर्षित करे, अर्थात भौतिक संसाधन जब तक सुदृढ़ नहीं होंगे, जब तक उनकी साज सज्जा, उनकी व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, तब तक वहां पर शिक्षण कार्य अच्छे से नहीं किया जा सकता है। शिक्षण के क्षेत्र में भौतिक संसाधनों का अहम योगदान है, क्योंकि शिक्षण करते समय या शिक्षण के समय या विभिन्न प्रकार के आयोजनों में विद्यालय भवन, पुस्तकालय, साज सज्जा की व्यवस्था आदि अहम स्थान रखते हैं, जो हमारी पूरी शिक्षण व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। विद्यालय में मानवीय संसाधन कितने ही दक्ष क्यों ना हो, किंतु यदि भौतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होते हैं तो हमारी पूरी शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो जाती है। इसलिए विद्यालय में उचित भवन का निर्माण होना चाहिए, भवन आकर्षक हो एवं पुस्तकालय सुदृढ़ हो, पुस्तकालय में अच्छी पुस्तकालय हो, विभिन्न प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध हों, साथ ही साज सज्जा, फर्नीचर आदि की उपयुक्त व्यवस्थाएं हों, प्रयोगशाला आदि का सुंदर निर्माण किया जाना चाहिए तथा वहां पर उपयुक्त उपकरण होने चाहिए। तभी जाके हम शिक्षण को प्रभावकारी बना सकते हैं और छात्रों को विद्यालय की ओर आकर्षित कर सकते हैं और शिक्षण प्रक्रिया या शिक्षा को हम एक सतत प्रक्रिया के अंतर्गत या सुंदर प्रक्रिया के अंतर्गत ला सकते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे भौतिक संसाधनों का अर्थ। भौतिक संसाधनों से हमारा अभिप्राय उन संसाधनों से है जो मानव संसाधनों के अलावा है, अर्थात मानवीय संसाधन के अलावा जो कुछ भी विद्यालय प्रांगण में आपको देखने को मिलता है वह सब भौतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। भौतिक संसाधनों के प्रबंध के नियम। अब हम लोग देखेंगे कि भौतिक संसाधनों के प्रबंध के नियम क्या है, किस प्रकार से उनका हमें प्रबंधन करना चाहिए। नंबर 1 है आवश्यकताएं निर्धारित करने का नियम। जो भी संसाधन है उनका निर्धारण आवश्यकताओं के आधार पर करना चाहिए, मतलब आवश्यकताओं के आधार पर उनका हमें निर्माण करना चाहिए। इसके बाद है अर्जन सिद्धांत। अर्जन सिद्धांत से आशय है कि हमको अधिक से अधिक भौतिक संसाधनों का अर्जन करना चाहिए, अर्थात विद्यालय में भौतिक संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता हो। इसके बाद है उपयोगिता का सिद्धांत। जो भी भौतिक संसाधन है वह उपयोगी होने चाहिए, अर्थात उनका उपयोग में लाया जाना जरूरी है। इसके बाद है संभाल का सिद्धांत। भौतिक संसाधनों को केवल विद्यालय में होने मात्र से सब कार्य अच्छा नहीं हो जाएगा, उसको संभालना भी जरूरी है, अर्थात उसका रखरखाव होना चाहिए। इसके बाद रिकॉर्ड रखने का सिद्धांत। विद्यालय में कौन कौन से भौतिक संसाधन उपलब्ध हैं वह क्रमबद्ध रूप से रिकॉर्ड किए जाने चाहिए या क्रमबद्ध रूप से उनको सुरक्षित किया जाना चाहिए। इसके बाद है जवाबदेही कसौटी निर्धारण करने का सिद्धांत। प्रबंधन का यह कार्य है कि वह भौतिक संसाधनों के लिए कसौटी निर्धारण करने का सिद्धांत, मतलब जवाबदेही, किसी न किसी की जिम्मेदारी होनी चाहिए उन संसाधनों के प्रति कि अमुक वस्तु कहाँ पर है और किस प्रकार किसकी देखरेख में है। इसके बाद है साधन विकसित करने का सिद्धांत। भौतिक संसाधनों के लिए अधिक से अधिक साधनों को विकसित करना चाहिए। नए नए साधनों को प्रयोग में लाने के लिए नए नए साधनों का निर्माण होना चाहिए। इसके बाद है सामुदायिक संसाधनों के उपयोग का सिद्धांत।
समुदाय के संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग में लाना चाहिए या उनको समुदाय संसाधनों का अधिक से अधिक प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे उपकरण प्राप्त करने और उपयोग का सिद्धांत। महाविद्यालय में जो भी उपकरण है उनको कैसे प्राप्त किया जाए और उनका कैसे उपयोग किया जाए, इसको हम इसके तहत समझेंगे। सबसे पहला है स्तरीय सिद्धांत। स्तरीय सिद्धांत से आशय है कि विद्यालय में जो भी उपकरण उपयोग किए जा रहे हों उनका स्तर उच्च हो, मतलब उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद है स्थायित्व सिद्धांत। जो भी उपकरण हो वह स्थायित्व हो, मतलब जल्दी खराब होने वाले ना हो, लंबे समय तक चलने वाले उपकरण का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद मितव्ययी सिद्धांत। उपकरण खरीदते समय मितव्ययी सिद्धांत को फॉलो करना चाहिए या मितव्ययी सिद्धांत का ध्यान देना चाहिए, मितव्ययिता का ध्यान देना चाहिए कि हम ऐसे उपकरणों को खरीदें या प्रयोग में लाएं जो बहुत महंगे ना हो। इसके बाद सादगी सिद्धांत। सादगी सिद्धांत से आशय है कि उपकरण सादगी युक्त हों, उनमें बहुत ही आकर्षण की भावना ना हो। इसके बाद है सौंदर्यात्मक सिद्धांत। उपकरण में सौंदर्यात्मक भावना होनी चाहिए, मतलब सौंदर्यात्मक हो ताकि छात्र उनकी ओर आकर्षित हो। इसके बाद है संभाल का सिद्धांत। जो भी उपकरण है समय समय पर उनकी देख रेख होनी चाहिए, उनकी सफाई होनी चाहिए और उनको उपयोग में लाने से पहले पूरी तरह से उनका देख रेख होना चाहिए। इसके बाद है रिकॉर्ड रखने का सिद्धांत। विद्यालय में जो भी उपकरण है उनका रिकॉर्ड होना चाहिए, एक रजिस्टर में सभी क्रमबद्ध रूप से उल्लेख किया गया हो। इसके बाद नियम पालन का सिद्धांत। उपकरण को प्राप्त करते समय या उपयोग के समय नियम पालन करना चाहिए। जो भी नियम निर्धारित किए गए हों उनके अनुसार ही उनकी खरीद फरोख्त होनी चाहिए। इसके बाद है भौतिक संसाधनों का महत्व एवं आवश्यकता। भौतिक संसाधनों की कौन कौन से महत्व है, उनकी आवश्यकता क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति। भौतिक संसाधन शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत सहायक है, क्योंकि यदि विद्यालय में भौतिक संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे तो शिक्षा के जो भी उद्देश्य हैं जिनका हम निर्धारण करते हैं उनको प्राप्त करने के लिए उनको प्राप्त करना आसान नहीं होगा, क्योंकि भौतिक संसाधनों के अभाव में शिक्षण कार्य सुलभता से किया जाना संभव नहीं है। इसके बाद है शिक्षण वातावरण का अभिन्न अंग। भौतिक संसाधन शिक्षण वातावरण के अभिन्न अंग होते हैं। जब भी शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहा होता है तो वहां पर पर्याप्त बैठक व्यवस्था, पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था, वातावरण के साथ सामंजस्य की व्यवस्था, चाक, डस्टर, श्यामपट्ट यदि उचित मात्रा में नहीं होते हैं तो वहां पर शिक्षण करना कठिन हो जाता है और हमारा शिक्षण अधिगम स्तर ऊपर नहीं उठता है। इसके बाद है स्वास्थ्य एवं व्यक्तित्व पर प्रभाव। भौतिक संसाधन छात्रों और शिक्षकों के स्वास्थ्य और उनके व्यक्तित्व पर भी प्रभाव डालते हैं। यदि विद्यालय का वातावरण आकर्षक होता है, साज सज्जा युक्त होता है, कोलाहल से दूर होता है, किसी नाले या फैक्ट्री से दूर शांत वातावरण में यदि विद्यालय पर्याप्त स्थान में होता है तो वहां पर छात्र और शिक्षकों का मन प्राकृतिक सौंदर्य की ओर आकर्षित होता है और वह शांत वातावरण में सही से शिक्षण कार्य करते हैं या अध्यापन का कार्य करते हैं। इस प्रकार से यह उनके स्वास्थ्य और व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। इसके बाद उपलब्धियों पर प्रभाव। भौतिक संसाधन छात्रों और शिक्षकों की उपलब्धियों पर भी प्रभाव डालते हैं। यदि विद्यालय में सभी संसाधन उपलब्ध होते हैं, यदि पुस्तकालय है, छात्र वहां पर स्वयं अध्ययन कर सकते हैं, प्रयोगशालाएं हैं जहां पर वो करके सीखते हैं, तो उनकी उपलब्धियां, जो उनका अचीवमेंट होता है, वो बढ़ जाता है। यदि वहां पर संसाधन नहीं होंगे तो उनके अभाव में छात्रों की उपलब्धियां घट जाती हैं। तो इस प्रकार से भौतिक संसाधन छात्रों की उपलब्धियों में को प्रभावित करते हैं, इसलिए गहरा प्रभाव डालते हैं, इसलिए इनकी आवश्यकता है। अब हम देखेंगे भौतिक संसाधनों के प्रमुख अंग। वह कौन कौन से अंग हैं जो भौतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो पहला है विद्यालय भवन, दूसरा है विद्यालय छात्रावास भवन,
फिर है विद्यालय प्रयोगशाला भवन, नंबर 4 है विद्यालय पुस्तकालय भवन, फिर है खेल तथा खेल का मैदान, नंबर 6 है विद्यालय फर्नीचर, नंबर 7 शैक्षिक उपकरण, नंबर 8 विद्यालय स्वच्छता, 9 है शौचालय और 10 पेयजल व्यवस्था। अब इनका हम संकुचित रूप में अध्ययन करेंगे, सूक्ष्म रूप से अध्ययन करेंगे कि क्रमबद्ध रूप से ये हैं क्या। सबसे पहले हम देखेंगे विद्यालय भवन। विद्यालय भवन की बात करें तो विद्यालय भवन छात्रों को आकर्षित करने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। यदि विद्यालय भवन आकर्षक होता है तो छात्र अपने आप विद्यालय की ओर आकर्षित होते हैं। इसलिए विद्यालय का जो भवन हो वह सुंदर हो, पर्याप्त प्रकाश युक्त हो, हवादार खिड़कियां हो और वहां पर उचित व्यवस्थाएं की गई हो, फर्नीचर आदि पर्याप्त होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि विद्यालय भवन प्रायः IEHUTLY आदि आकार के निर्मित किए जाते हैं। एक अच्छे विद्यालय में निम्न आवश्यकताएं होती हैं कि विद्यालय में क्या क्या होना चाहिए, उसकी क्या आवश्यकताएं होती हैं। तो पहला है विद्यालय के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। विद्यालय का हम जहां पर भी निर्माण कर रहे हैं उसके लिए पर्याप्त स्थान की व्यवस्था होनी चाहिए, अर्थात वह किसी संकुचित क्षेत्र में ना हो या वह सकरी गलियों से पहुंचने का रास्ता ना हो, मतलब खुले मैदान विद्यालय होना चाहिए और वह मुख्य सड़क से जुड़ता हुआ होना चाहिए। साथ ही वहां पर पर्याप्त स्थान हो खेलने बैठने आदि के लिए। इसके बाद है स्थान का स्वास्थ्यवर्धक वातावरण में होना। विद्यालय का जो स्थान है वह स्वास्थ्यवर्धक वातावरण में होना चाहिए। उसके बगल से नाले नालियां या फिर कोई फैक्ट्री या कोई कोलाहल, सिनेमा घर, मदिरालय आदि ना हो। इसके बाद वैज्ञानिक ढंग से बनावट, विद्यालय की बनावट वैज्ञानिक ढंग से की गई हो। इसके बाद है सामर्थ्य तथा उपयोगिता। विद्यालय निर्माण में सामर्थ्य और उपयोगिता का विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम किस पर्पज से बना रहे हैं, किस स्तर का विद्यालय है और इसकी सामर्थ्य कितनी होगी, उससे अधिक हम निर्माण कार्य ना करें। इसके बाद है कम लागत तथा लचीलापन। विद्यालय निर्माण करते समय कम लागत का प्रयोग करना चाहिए और लचीलापन होना चाहिए, मतलब उसमें यदि कोई जोड़ तोड़ किया जाना हो तो वह किया जा सके। इसके बाद विद्यालय क्षेत्र की सुरक्षा। जो विद्यालय क्षेत्र है उसकी सुरक्षा होना चाहिए, अर्थात वह चारदीवारी से घेरा गया हो। इसके बाद है विद्यालय भवन को दुर्घटनाओं से बचाना। विद्यालय भवन को दुर्घटनाओं से बचाना चाहिए, अर्थात वहां पर भूकंप, आग और प्राकृतिक आपदाओं से बचने के पूरी तरह से उपाय होने चाहिए। इसके बाद है विद्यालय की सजावट। विद्यालय की सजावट आकर्षक होनी चाहिए जिससे छात्र छात्राओं का मन उसकी तरफ आकर्षित हो। अब हम देखेंगे अच्छे भवन की विशेषताएं। अच्छे भवन की विशेषताओं की यदि हम बात करें तो मुख्यतः उनमें 5 विशेषताएं देखी जाती है। नंबर 1 है पर्याप्त स्थान। विद्यालय प्रांगण में पर्याप्त स्थान होना चाहिए, कंजेस्टेड न हो, छात्र वहां पर पूरी तरह से स्वतंत्रता महसूस करते हैं। इसके बाद लॉज। अच्छे भवन में लॉज की संभावना अवश्य रखनी चाहिए, अर्थात भविष्य में यदि हमको उसमें कोई जोड़ तोड़ करना है, नया निर्माण करना है तो उसकी संभावना बनी रहनी चाहिए। इसके बाद आकर्षक। अच्छे भवन को मतलब विद्यालय आकर्षक होना चाहिए ताकि छात्र छात्राएं विद्यालय की तरफ स्वयं से जाने के लिए प्रोत्साहित हो। उसके बाद सुविधा युक्त। विद्यालय ऐसे स्थान पर हो जो सुविधा युक्त हो, जो बालकों की पहुंच में हो। इसके बाद शांत वातावरण। विद्यालय का वातावरण शांत होना चाहिए, साथ ही विद्यालय ऐसे स्थान पर होना चाहिए जो प्रकृति की गोद में हो और कोलाहल से दूर हो। अब हम देखेंगे विद्यालय भवन निर्माण के सिद्धांत। विद्यालय भवन के अनेक सिद्धांत हैं जिनमें से कुछ निम्न है। नंबर 1 है संपूर्ण विद्यालय भवन की योजना एक बार में पहले ही बना लेना चाहिए। जो विद्यालय भवन की योजना है वह एक बार में पहले निर्माण कर लेना चाहिए। थोड़ा थोड़ा निर्माण या बिना सोचे समझे कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। इसके बाद है भवन योजनाओं के अनुरूप आर्थिक व्यवस्था हो। जो भी भवन योजना हम बना रहे हैं उसके लिए हमारे पास आर्थिक व्यवस्था पर्याप्त होनी चाहिए। इसके बाद है पर्याप्त आर्थिक साधन न होने पर निर्माण कार्य टुकड़ों में बांट लेना चाहिए। यदि अर्थ की व्यवस्था पूरी तरह से नहीं है तो निर्माण करते समय हमको उसे टुकड़ों में बांट लेना चाहिए, मतलब खंड वाइज हमें उसका निर्माण करना चाहिए।
इसके बाद है भवन में प्रकाश, वायु और स्वच्छता पर्याप्त हो। विद्यालय भवन में प्रकाश, वायु और स्वच्छता की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बाद है विद्यालय भवन आवश्यकता के अनुरूप हो। जिस प्रकार की आवश्यकता हो, वह माध्यमिक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक है या उच्च विद्यालय है, उसी हिसाब से उसके अनुरूप उसकी भवन की आवश्यकता अनुरूप होना चाहिए। इसके बाद है भवन में भावी विस्तार की पर्याप्त संभावना होनी चाहिए। विद्यालय भवन निर्माण करते समय विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि भविष्य में उसकी विस्तार की यदि कोई विस्तार की कोई योजना बने तो उसकी पर्याप्त संभावना रहे। तो ये थे विद्यालय भवन निर्माण के सिद्धांत। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। धन्यवाद।